सभी का स्वागत है एससीईआरटी के एमसीक्यू सीरीज़ में। ये जो वीडियो होने वाली है एमसीक्यू सीरीज़ का, आज ये दूसरा क्लास होगा। इस वीडियो में हम लोग आज कवर करेंगे कक्षा 7 की जो हिस्ट्री बुक आती है अतीत से वर्तमान करके। तो इसके अंदर जितने भी एमसीक्यू दिए गए हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो क्लास आई थी कक्षा 7 की हिस्ट्री को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही आपके चैप्टर दिया गया है जो आपके कक्षा 7 के हिस्ट्री में दिया गया है। तो टोटल इसमें 10 चैप्टर है और 10 चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको इस बुक में, चलिए उसको देखते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला इसमें चैप्टर है कहाँ, कब और कैसे। तो यहाँ पे देखिए पहली बार इसमें दिया गया है आपको 1 नंबर में रिक्त स्थान भरने के लिए। तो चलिए इसको भरते हैं। पहला नंबर यहाँ पे देखिए कौन नंबर सवाल है कि 16वीं सदी के आरंभ में खाली स्थान ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो आपको जब बुक पढ़िएगा तो इसमें दिया गया है कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले बार किया था 16वीं सदी में, वह किया गया था बाबर के द्वारा। तो यहाँ पे आप पहला में बाबर भर दीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर क का बाबर हो जाएगा। 2 नंबर यहाँ पे ख नंबर सवाल है कि खाली स्थान एक विशेष प्रकार का फारसी इतिहास है। तो जहाँ पे जब बुक पढ़िएगा तो इसके अंदर एक आपका फारसी जो है इतिहास दिया गया है और उसका नाम है तारीख उल हिंद। तो यहाँ पे आप ख में भर लीजिए तारीख उल हिंद। तो ये आपका 2 नंबर का आंसर हो गया। आगे चलेंगे। ग नंबर है कि खाली स्थान लोगों के द्वारा भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ था। तो भारत में जब उसकी बात करें अगर हम इसमें, तो बुक में दिया गया है कि जब अरब लोग भारत में आए थे तो अरब लोग जो भारत में आने लगे तो इन्हीं के द्वारा एक नए धर्म का विकास हुआ भारत में और वह बना धर्म इस्लाम। तो अरब लोगों के द्वारा ही इस्लाम धर्म भारत में आया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ग में। कितने यहाँ पे अरब। तो यहाँ पे अरब लोग जो के यानी अरबों भर सकते हैं, यानी अरबों लोग जो आए, यानी अरब। यहाँ पे अरब मतलब संख्या नहीं, अरब एक जाति होती है जो आपके आए थे तो अरब के द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे। घ नंबर आपका सवाल है कि भारत में कागज़ का प्रयोग खाली स्थान शताब्दी के आसपास हुआ था। तो भारत में जो कागज़ का उपयोग हुआ था वह 13वीं सदी में हुआ था। तो यहाँ पे आप 13वीं भर दीजिए क्योंकि ये एससीईआरटी बुक में दिया गया है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सिलेबस यही है बीपीएससी का। तो यहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत चांस है। तो यहाँ पे इन सबको बहुत ध्यान से और पूरा एग्जाम के पहले 1-2 दिन पहले ज़रूर देख के जाइएगा, बार बार 2 बार 3 बार। आगे देखेंगे हम। 2 नंबर यहाँ पे सवाल है मिलान करने के लिए दिया गया है। जैसे देखिए क में है राजतरंगिणी का मिलान करना है। तो राजतरंगिणी जो एक बुक है और इस बुक जो आप पढ़िएगा तो इसमें दिया गया है कि इसमें जो है कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। तो यहाँ पे इसको मिला दीजिए डी से, यानी राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। उसके बाद है भक्ति संत। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको इस ऑप्शन में देखिए एक मिलेगा भक्ति संत के, और वह जो भक्ति संत कौन थे तो वह आपके दरिया साहब थे। तो दरिया साहब की बात करें तो ये बिहार के रहने वाले थे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार के भक्ति संत है। तो आपको इनका जो नाम है आपको इसी बुक में 2-4 बार मिलेगा। तो यहाँ पे दरिया साहब के बारे में याद रखिएगा, ये बिहार से थे और ये भक्ति संत से जुड़े हुए थे। उसके बाद है तबकात ए नासरी। और तबकात जो ए नासरी जो आपके बुक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या है, तो ये लिखा गया है मिनहाज उज सिराज के द्वारा। तो यहाँ पे 3 का मिला दीजिए ई से, यानी तबकाते जो नासरी पुस्तक है उसको लिखा गया है मिनहाज सिराज के द्वारा। उसके बाद है शेर शाह का मकबरा। मालूम होगा शेर शाह का मकबरा आपको कहाँ है, ये जो है पड़ता है सासाराम में। तो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मिला दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मान सिंह के बारे में बात हो रही है। तो मान सिंह जो थे मालूम होगा आपके अकबर के दरबार में थे और ये जो मान सिंह के द्वारा ही बैकटपुर में एक शिव मंदिर बनवाया गया है। तो आपको याद रखिएगा कि मान सिंह का रिलेशन यहाँ पे बैकटपुर के शिव मंदिर से मिला दीजिए। आगे हम चलेंगे अब 2 नंबर चैप्टर और इसमें है कि नए राज्य एवं राजाओं का उदय। चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको दिया गया है इसमें मिलान करने के लिए, और सबसे पहला मिलान यहाँ पे क्या है, तो इसमें है सोमनाथ के बारे में। सोमनाथ की बात करें तो मालूम होगा सोमनाथ का जो मंदिर है वो कहाँ पे था, तो गुजरात में। तो यहाँ पे सोमनाथ को मिला दीजिए गुजरात से। उसके बाद है पाल वंश। पाल वंश सबको मालूम होगा, ये पाल वंश जो था आपको तत्कालीन जो उस समय बिहार और बंगाल था तो वहीं पे एक वंश बना था पाल वंश। तो यहाँ पे पाल वंश का मिला दीजिए बंगाल से, और आपको इसमें प्लस करके बिहार भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि उस समय का जो बंगाल था उसमें बिहार भी था। तो पाल वंश जो है आपको बंगाल प्लस बिहार हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि पाल वंश की जो राजधानी थी आपको बिहार में ही अभी वर्तमान में पड़ता है मुंगेर। तो यहाँ पे इसका याद रखिएगा कि मुंगेर इसकी राजधानी हुआ करती थी, किसका, तो पाल वंश का। और पाल वंश के ही शासक थे गोपाल। तो यहाँ पे दिया गया है। और गोपाल वंश की बात करें जो इसका गोपाल का जो शासक थे, ये गोपाल ये लोगों के द्वारा चयनित शासक थे। तो यहाँ पे इसका बी से मिला दीजिए कि जो गोपाल थे इसको जो है लोगों के द्वारा चुना हुआ शासक था। तो यहाँ पे ये गोपाल हो जाएगा। उसके बाद देखिए कन्नौज की बात हो रही है। तो कन्नौज जो था आपको मालूम होगा
जब ये बुक पढ़िएगा तो कनौज के लिए ही त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो यहाँ पे त्रिपक्षीय आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कन्नौज में जो है त्रिपक्षीय मिला दीजिए, तो यहाँ पे इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल था। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, राष्ट्रकूट था, उसके बाद देखिए प्रतिहार था, यानी जिसको गुर्जर प्रतिहार बोलते हैं, जो अभी वर्तमान में मध्य भारत क्षेत्र पड़ता है। और उसके बाद पाल थे, तो यानी पाल वंश। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल थे। तो राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल थे। और ये किसके लिए लड़ रहे थे, तो यहाँ पे कन्नौज के लिए लड़ रहे थे। तो यहाँ पे कन्नौज भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखिए 5 नंबर है मध्य भारत। तो मध्य भारत जो क्षेत्र अभी बताए हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार पड़ता है, ये आपको मध्य जो है मध्य भारत वाला क्षेत्र पड़ता है। तो आपके इसको मिला दीजिए इससे। आगे हम चलेंगे, अब 3 नंबर चैप्टर यहाँ पे दिया गया है, तुर्क अफगान शासक। तो चलिए इसमें क्या दिया है आपके, इसमें दिया गया था मिलान करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मिलान करने की बात हो रही है। और मिलान जब भी आपको मिले एग्जाम में, तो मिलान ऐसे मिलाइए कि आपको जो भी पहले इजी हो, यानी जो पहले आपको याद हो उससे मिलाइए। जैसे हम देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं इसमें लोदी वंश से, नीचे से ही शुरू करते हैं। तो लोदी वंश जो था, इसका संस्थापक था बहलोल लोदी। तो यहाँ पे आप इसको बहलोल लोदी से मिला दीजिए। उसके ऊपर देखिए है सैयद वंश। जो सैयद वंश है, इसके संस्थापक थे खिज्र खां। तो आपको खिज्र खां से मिला देना है। उसके बाद ऊपर देखिए है तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, तो वह थे गयासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक से मिला दीजिए। उसके बाद है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था, तो वह किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। तो आपको यहाँ से 4 नंबर मिला देना है। उसके बाद है प्रारंभिक तुर्क वंश। तो यहाँ पे एक बच गया कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, क्योंकि यह तुर्क आपको शासक था। आगे हम चलेंगे, अब अगला आपका है 4 नंबर अध्याय मुगल साम्राज्य। तो चलिए मुगल साम्राज्य में देखिए कौन कौन से यहाँ पे आपके एग्जाम में एमसीक्यू दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है मनसब की। तो मनसब की बात करें तो ये आपका जो मनसब था मुगल काल में, वह एक पद होता था। तो यहाँ पे आपको पद से मिलाना है। उसके बाद हम बात करें बैरम खां। तो बैरम खां आपको मालूम होगा कि आपको अकबर के सेनापति थे। तो यहाँ पे आपको अकबर से मिला देना है। उसके बाद हम बात करेंगे, अगला है सूबेदार। जो सूबेदार उस समय हुआ करता था, वो आपको गवर्नर होता था। तो यहाँ पे सूबेदार को मिला दीजिए गवर्नर से। उसके बाद है जहांगीर। तो जहांगीर जो है वह जाना जाता है न्याय की जंजीर के कारण। तो यहाँ पे आपको न्याय की जंजीरें मिला दीजिए। और महाराणा प्रताप की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ के शासक थे। तो यहाँ पे चित्तौड़ मिला दीजिए। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पे दिया है खाली स्थान भरने के लिए। पहला है यहाँ पे क्वेश्चन कि पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और खालिस्तान के बीच में हुई थी। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में। और यह जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। तो यहाँ पे खाली स्थान पे भर दीजिए इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी ही इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है बाबर इसमें जीत गया था। तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, आपको भरना है इब्राहिम लोदी। उसके बाद है, और ईस्वी पूछा है, तो यहाँ पे बताया है कि 1526 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे आप भर सकते हैं। उसके बाद है 2 नंबर सवाल कि यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का घोतक है, तो सवार उसके लिए खाली स्थान को दिखाता है। तो सवार जो उस समय दर्शाता है, वह आपको दर्शाता है सैन्य बल को। तो यहाँ पे सवार का मतलब सैन्य बल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सैन्य बल भर दीजिए। उसके बाद है 3 नंबर सवाल कि शेर शाह ने खाली स्थान में बड़ी संख्या में निर्माण करवाया था। तो जो शेर शाह था, वो अपने क्षेत्र में सराय का जो है, यानी सरायों का जो आपको रहने वाला होता है लोग, तो सरायों का यहाँ पे निर्माण बहुत संख्या में कराया था। तो यहाँ पे सराय भर सकते हैं। उसके बाद है 4 नंबर सवाल। 4 नंबर है कि अकबर का दरबारी इतिहासकार खाली स्थान, जिसने खाली स्थान नामक पुस्तक लिखा था। तो अकबर का जो दरबारी इतिहासकार था, वह था अबुल फजल। तो यहाँ पे लिख दीजिए अबुल फजल। और जो ये अबुल फजल था, ये कौन सा किताब लिखा था, तो वह लिखा था अकबरनामा। तो यहाँ पे आप भर दीजिए अकबरनामा। तो यहाँ पे आपका हो गया कि अगर जो आपके अकबर के दरबार में जो दरबारी इतिहासकार था, वह अबुल फजल था। और इसी के द्वारा अकबरनामा पुस्तक लिखा गया था। तो यहाँ पे आपको याद रहेगा, यहाँ पे भर दीजिएगा अबुल फजल और यहाँ पे भर दीजिएगा अकबरनामा। उसके बाद 5 नंबर है कि खाली स्थान मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो मुगल साम्राज्य का अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो वह माना जाता है अकबर को। तो यहाँ पे आप अकबर भर दीजिएगा। अब बताइए आप खुद की मुगल साम्राज्य का ऐसे अगर पूछे संस्थापक कौन था, तो आपको याद रखिएगा बाबर के द्वारा किया गया था। लेकिन वास्तविक पूछे तो आपको यहाँ पे अकबर लिखना है, क्योंकि ये ज़्यादा इनके समय में जो है आपका विकास किया था मुगल साम्राज्य। तो यहाँ पे अकबर भरिएगा। आगे हम बात करेंगे अब 5 नंबर यहाँ पे चैप्टर है। चलिए इसमें जो दिया गया है आपके वास्तुकला संबंधित इसमें दिया गया है। चलिए इसको हम कवर करते हैं और इसमें कौन कौन से पॉइंट है इसको देखते हैं। पहला नंबर यहाँ पे सवाल है कि मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ थी। तो मध्यकाल में जब पढ़िएगा तो मध्यकाल में 3 मंदिर शैली थी। 3 मंदिर शैली कौन कौन था, तो एक था आपके नागर शैली,
तो यहाँ पर पढ़ लीजिए नागर शैली। उसके बाद था एक द्रविड़ शैली। और यहाँ पे अगर हम बात करें इन दोनों शैलियों का, तो ये जो नागर शैली था वो आपके उत्तर भारत में था, यानी आपको नॉर्थ भारत में था। जबकि यहाँ पे द्रविड़ की बात करें तो द से द्रविड़ और द से दक्षिण, यानी आपको ये साउथ यानी आपको दक्षिण इलाका में जो था ये मंदिर निर्माण की कला जो थी द्रविड़ शैली थी, और उत्तर भारत में नगर आपको नागर शैली थी। और इन दोनों को मिलाकर एक और बनी जिसका नाम है बेसर शैली। तो यहाँ पे बेसर जो शैली है आपको मिश्रित है इन दोनों का। तो यहाँ पे ये दोनों का नाम याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो मध्यकाल में कितनी शैलियाँ थी मंदिर निर्माण की, तो आपको ये 3 शैली थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। और दक्षिण भारत में क्या थी, तो द्रविड़ शैली में मंदिर अभी वर्तमान में मिलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 2 नंबर सवाल है कि बिहार में नागर शैली। देखिए बिहार में आ गया, तो बिहार पड़ता है उत्तर भारत में, तो बिहार में कौन सा बनेगा, तो आपके नागर शैली का बनेगा। तो यहाँ पे बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए, और यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा देव का सूर्य मंदिर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। उसके बाद है 3 नंबर के मुसलमानों के द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन है। तो मुसलमानों के द्वारा सबसे जो बड़ा इमारत यहाँ पे बनाया गया था जो महत्वपूर्ण था वह आपके था मनेर में स्थित है मकबरा, यानी मनेर में एक मकबरा बनाया गया था जो मुसलमानों के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण इमारत है। तो यहाँ पे घ हो जाएगा 3 का। आगे हम चलेंगे 4 नंबर। 4 नंबर यहाँ पे सवाल है कि मुगल कालीन स्थापत्य कला अपने चरम सीमा पे कब पहुँचा था। तो मुगल काल में जो सबसे स्थापत्य कला विकसित हुआ था वह हुआ था शाहजहाँ के काल में। ये आपका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। आपको मालूम है कि शाहजहाँ के द्वारा ही आपको बनाया गया था लाल किला या आपके ताजमहल। तो इन्हीं काल में जो स्थापत्य कला था अपने चरम सीमा पे था। तो यहाँ पे 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे अब 5 नंबर सवाल के लिए। और 5वां नंबर यहाँ पे है कि सवाल कि शाहजहाँ ने लाल किले का निर्माण दिल्ली में किस वर्ष कराया था। तो यहाँ पे इसका निर्माण करवाया था 1638 में जो है लाल किला का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा, तो शाहजहाँ के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए दिया है आपके सही और गलत का निशान करने के लिए। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला नंबर आपका है कि उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की जो शैली है क्या द्रविड़ शैली है। तो बिल्कुल गलत है। द से द्रविड़ द से दक्षिण, ये आपका दक्षिण भारत में जो है दक्षिण ये आपके द्रविड़ शैली होता है। तो ये दक्षिण भारत होगा, ना कि उत्तर भारत होगा। उसके बाद है कोणार्क का सूर्य मंदिर बंगाल में है। तो ये गलत है। कोणार्क का मंदिर कहाँ पड़ता है, तो ये उड़ीसा भुवनेश्वर में पड़ता है। तो यहाँ पे उड़ीसा लिख लीजिए। उसके बाद देखिए 3 नंबर सवाल है कि मुगलकालीन वास्तुकला अकबर के शासनकाल में अपने चरम सीमा पे था। तो वही बताया है अकबर के समय नहीं, यह शाहजहाँ के समय था। तो यहाँ पे आप आंसर सही क्या होगा, वह शाहजहाँ होगा। उसके बाद 4 नंबर सवाल है कि शेर शाह का मकबरा सल्तनत काल और मुगल काल के वास्तुकला के बीच का मध्यस्थ भूमिका निभाता है। तो ये बिल्कुल निभाता है। तो आपको ये 4 नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। उसके बाद है बिहार में मुस्लिम उपासना स्थल निर्माण का प्रथम उदाहरण जो है क्या बेगू हजाम मस्जिद है। तो यह बिल्कुल सही है। तो ये आपके 5 नंबर भी सही हो जाएंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 6ठा नंबर चैप्टर है शहर व्यापारी और कारीगर। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं इसके जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको कवर करते हैं। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे है कि मंदिर नगर। तो मंदिरों का जो नगर है वह किसको बोला जाता है, तो वह बोला जाता है तिरुपति को। तो यहाँ पे मंदिर नगर तिरुपति से मिला दीजिए। उसके बाद यहाँ पे है ख नंबर तीर्थ स्थल। तो तीर्थ जो स्थल है उसको बोला जाता है पुष्कर को। तो यहाँ पे आप पुष्कर मिला दीजिए। उसके बाद हम बात करें प्रशासनिक नगर की। तो यहाँ पे प्रशासनिक नगर किसको बोला जाता है, तो वह बोला जाता है दिल्ली को। तो यहाँ पे यह आपको 1 में मिला देना है। बंदरगाह नगर कौन है, तो वह आपका यहाँ पे देखिए गोवा किनारे तट पे है। तो यहाँ पे ये गोवा हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें वाणिज्यिक नगर की। तो वाणिज्यिक नगर जो है आपका पटना है। तो आपको यहाँ पे पटना हो जाएगा। उसके बाद हम बात चलेंगे आगे 7वें चैप्टर पे। 7वें चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे देखिए सामाजिक सांस्कृतिक विकास में बारे में यहाँ पे है। और इस चैप्टर में ही आपको एक और चीज़ दिया गया था यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं कि शंकराचार्य के द्वारा 4 मठ निर्माण किए गए थे। और कौन कौन दिशाओं में, तो आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में किए गए थे। और ये आपका जैसे उत्तर में था बद्रिका आश्रम जिसको उत्तराखंड में है, दक्षिण में है श्रृंगेरी तमिलनाडु में, पूरब में है आपके उड़ीसा और जो पुरी पड़ता है, और पश्चिम जो है पश्चिमी पड़ता है द्वारिका जो गुजरात में पड़ता है। तो इसके लिए एक ट्रिक भी बना सकते हैं, जैसे आपके हम आगे बता देंगे लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे याद रखिएगा। आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए इसके MCQ को। MCQ यहाँ पे दिया गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि सिंध विजय किसने की थी। तो सिंध पे जो विजय हासिल किया था वह किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 1 का घ हो जाएगा। 2 नंबर सवाल है कि मोहम्मद गजनवी के साथ भारत कौन सा विद्वान आया था। तो मोहम्मद गजनवी के समय आया था अल-बिरूनी। तो यहाँ पे आपके 2 का ग हो जाएगा। 3 नंबर देखेंगे सवाल कि भारत में कुर्ता पैजामा का प्रचलन जो है
किसके समय आगमन जो है यहाँ पे आया था। तो ये कुर्ता पजामा का जो लेन भारत में जो देन है वो आपको मुसलमानों का है, तो यहाँ पे आपको 2 का ख लिख देंगे। उसके बाद है अलवार ए नैनार जो है वो भक्ति संत थे और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये आपको दक्षिण भारत के रहने वाले थे, तो यहाँ पे आपका 4 का घ हो जाएगा। और आगे देखेंगे 5 नंबर सवाल है कि मोइनुद्दीन चिश्ती थे, इनका दरगाह कहाँ पे है। तो इनका जो दरगाह है वो पड़ता है कहाँ पे, तो वो आपको अजमेर में पड़ता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आगे, यहाँ पे देखिए मिलान करना है। मिलान करने में चलिए इसको हम देखते हैं। पहला यहाँ पे है कि निजामुद्दीन औलिया, तो यहाँ पे निजामुद्दीन जो औलिया थे ये आपको कहाँ के रहने वाले थे, तो ये आपको दिल्ली के रहने वाले थे, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन मिला दीजिए दिल्ली से। उसके बाद हम देखिए अगला है शंकर देव, तो शंकर देव की बात करें तो ये आपको असम के रहने वाले थे, तो आपको यहाँ पे असम से मिला दीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे नानक देव की, तो ये जो आपके नानक देव थे ये कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको ये पंजाब के थे, तो आप ये पंजाब से मिला दीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे एकनाथ, तो एकनाथ की बात करें तो आपको सीधा नाम हो रहा है, बोध हो रहा है महाराष्ट्र से, तो यहाँ पे आपको महाराष्ट्र कर दिया। अभी भी एकनाथ शिंदे सुने होंगे, तो ये उस समय भी थे, दूसरे कोई थे, तो यहाँ पे एकनाथ महाराष्ट्र हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मीराबाई की, तो जो मीराबाई थी वह कहाँ की थी, वो राजस्थान की थी, तो यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन 4 में दिख रहा होगा राजस्थान, तो यहाँ पे राजस्थान मिला दीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे संत दरिया साहब की, अभी देखे हैं ये आपको भक्ति संत थे और ये बिहार के रहने वाले थे, तो आपको ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लिए। अब हम बात करेंगे अध्याय 8 की। अध्याय 8 में दिया गया है क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से इसमें क्वेश्चन है। तो पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर है कि उर्दू की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई थी। तो उर्दू की जो उत्पत्ति हुई थी वह हुई थी 11वीं शताब्दी में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग में है 11वीं, तो इसका ग नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो उर्दू का शाब्दिक अर्थ होता है शिविर, तो यहाँ पे 2 का क हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 3 नंबर यहाँ पे है कि ईरानी सिंधु को क्या कहते थे। तो ईरानी जो लोग थे वह सिंधु को क्या कह के पुकारते थे, तो वह इसको हिंदी बोलते थे, तो हिंदू बोलते थे, सिंधु को हिंदू कहते थे कौन, तो यूनानी लोग, तो यहाँ पे आपको 3 का क हो जाएगा। 4 नंबर है कि अकबर के नवरत्नों में इनमें कौन थे। तो अकबर के जो नवरत्न थे आपको इसमें है तानसेन, तो तानसेन पहले ही हो जाएंगे क्योंकि ये आपके नवरत्न में शामिल थे, तो 4 का 1 हो जाएगा। 5 नंबर है कि तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो तुलसीदास के द्वारा जो है रामचरितमानस लिखा गया है, तो यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा। जैसे मेघदूत कौन लिखा था, तो कालिदास लिखा था। अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास की रचना है और आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी की है, तो यहाँ पे तुलसीदास पूछा है, तो आपको रामचरितमानस हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला, इसमें आपका है अध्याय 9 और इसमें दिया गया है 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचना। तो चलिए उसको देखते हैं और इसका जो पहला सवाल यहाँ पे है वो आपका है कि मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य में कौन सा राज्य आता है। तो मुगलों के जो उत्तराधिकारी का जो राज्य था यहाँ पे ऑप्शन देखिए, और इसका जो उत्तराधिकारी जितने भी थे उनका राज्य था अवध, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 1 का घ हो जाएगा। 2 नंबर है कि बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी। तो बंगाल से एक अलग राज्य हटाकर बनाया था मुर्शिद कुली खान ने, तो यहाँ पे 2 का क हो जाएगा। उसके बाद है 3 नंबर आपके सवाल कि सिखों के एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में किसने परिवर्तित किया था। तो सिख को जो परिवर्तित किया था आपको एक अलग सैन्य शक्ति के रूप में, वह किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, तो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ हो जाएगा। उसके बाद है 4 नंबर की शिवाजी ने किस वर्ष जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो शिवाजी के द्वारा 1674 में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी। उसके बाद है 5 नंबर सवाल कि मराठा परिसंघ का प्रमुख कौन होता था। तो मराठा संघ का जो प्रमुख था वो उसको बोला था पेशवा, तो यहाँ पे 5 का क हो जाएगा। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पे देखिए आगे है मिलान करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे है ठेकेदारी प्रथा। तो ठेकेदारी जो प्रथा है वो आपको भू राजस्व प्रशासन से संबंधित था, तो आपको यहाँ पे इसका मिला दीजिए भू राजस्व से। उसके बाद सरदेशमुखी, तो जो सरदेशमुखी था वो मराठा के द्वारा लगाया जाए एक कर था, तो यहाँ पे इसका मराठा लगा दीजिए। उसके बाद देखिए निजामुन जो मुल्क थे इसका संबंध हैदराबाद से था, तो यहाँ पे आपको हैदराबाद का लगा देना है। सूरजमल की बात करें तो ये जो सूरजमल थे आपको ये क्या थे, तो ये आपको जाट थे, तो यहाँ पे जाट से मिला दीजिए। और 1707 में क्या हुआ था, तो औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तो यहाँ आपको यहाँ से औरंगजेब की मृत्यु को मिला देना है। तो यहाँ पे आपको जितने भी चैप्टर थे 10 नंबर चैप्टर में कुछ इसमें MCQ नहीं दिया गया था और हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए, और कल हम कोशिश करेंगे कि 8 क्लास का भी जो आपका हिस्ट्री है उसका भी वीडियो अपलोड हो जाए। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।